आंसर आ गया। हो गए सर। एक बार पहले करवा दीजिए सर आंसर। ठीक है, तो स्टार्ट। मोल कॉन्सेप्ट बाई वॉल्यूम। ठीक है, तो बेटा ये जो फॉर्मूला है मोल कॉन्सेप्ट बाई वॉल्यूम, ये केवल और केवल वैलिड है गैसेस के लिए। ठीक है, ओनली फॉर गैस। अगर गैस मॉलिक्यूल नहीं है तो ये वैलिड नहीं होगा। ओनली फॉर गैस, बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा, ये केवल और केवल गैस के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, मान लो 1 लीटर वाटर दिया गया है, तो वाटर क्या है बेटा, गैस है? नहीं। वाटर गैस तो नहीं है ना, तो इसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर बोला गया 1 लीटर बेंजीन, तो बेंजीन भी लिक्विड होता है। ठीक है, तो उसके लिए भी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। अगर बोला गया 1 लीटर ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन बेटा गैस होता है ना, तो जो सब्सटेंस गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है उसी के लिए ये फॉर्मूला वैलिड है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो नंबर ऑफ मोल्स होता है, नंबर ऑफ मोल्स n इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाई, ठीक है, गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाई 22.4 लीटर। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो लीटर में देना जरूरी है बेटा, है ना। जो गिवन वॉल्यूम है उसको लीटर में रखोगे, डिवाइड बाई 22.4। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो गिवन वॉल्यूम है वो अलग अलग कंडीशन पर दे सकता है। तो यहाँ पर जो कंडीशन है वो है STP कंडीशन। ठीक है, तो STP कंडीशन तुम लोग मालूम है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो STP कंडीशन में ही ये फॉर्मूला गैसेस के लिए एप्लीकेबल होगा। अगर STP कंडीशन नहीं है ना, अगर NTP या कोई दूसरा प्रेशर, दूसरा टेम्परेचर दिया गया है तो इस फॉर्मूला का यूज नहीं करोगे। ठीक है, तो वहां पर दूसरा फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक बेटा, तो अब नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम इन लीटर एट STP डिवाइड बाई 22.4। ठीक है, तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। जैसे अगर क्वेश्चन पूछ दिया गया, ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, है ना, एट STP। ठीक है, यहाँ जरूरी बेटा देखना पड़ेगा तुम्हें, STP है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 एट STP, वॉल्यूम इज इक्वल टू 44 लीटर। ठीक है, 44 लीटर वॉल्यूम दिया गया है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा है, सो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम यहाँ पर है 44 लीटर डिवाइड बाई 22.4। ठीक है, 22.4 कर दोगे तो यहाँ पर तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक बेटा, तो इस तरह से तुम वॉल्यूम को कैलकुलेट करो, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करोगे। ओके, तो अब यहाँ पे बेटा तुम लोग को मालूम होना चाहिए कि जो STP है, STP क्या होता है। तो जो STP है, STP मतलब कौन बताएगा बेटा? STP मीन्स स्टैंडर्ड टेम्परेचर। हाँ, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होना चाहिए? कितना होता है बेटा स्टैंडर्ड टेम्परेचर? 273 केल्विन। 273 केल्विन। और इसी को कितना बोलते हैं बेटा? इसी को जीरो डिग्री सेल्सियस। हाँ, प्रेशर कितना होता है? स्टैंडर्ड प्रेशर 1 atm। ये होता है 1 1 atm। बार। 1 atmosphere। 1 बार होता है। ठीक है, और इसी को जो 1 बार है ना, उसी को हम लोग अप्रोक्सीमेटली 1 atm बोल देते हैं। 1 atm, 1 बार इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 atm। ठीक है, तो अगर 1 atm दिया गया है या 1 बार दिया गया है, इसका मतलब ये स्टैंडर्ड प्रेशर है। ठीक है, तो बार है, बार को, ठीक है, BAR इस तरह को। ठीक है, तो बार भी यूनिट है प्रेशर का, ATM भी प्रेशर का यूनिट है। तो जो स्टैंडर्ड प्रेशर है वो बेटा 1 बार होता है। ठीक है, तो ये कंडीशन बेटा इसको फॉलो करोगे तो तुम्हारा आंसर सही होगा। तो इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा, क्वेश्चन कैसे करेंगे ना, इसको नोट कर लो। नोट कर लिया होगा आई थिंक तुम लोगों ने। एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक बेटा, जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ओके, है ना,
ध्यान दो बेटा, इस क्वेश्चन को देखो, ठीक है। द मास ऑफ 112 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ CH4 एट HTP इज। तो अब यहाँ पर मीथेन का मास पूछ रहा है ना, CH4 मतलब मीथेन हो गया, और यहाँ पर वॉल्यूम दिया गया है। देखो मास ऑफ 112 सेंटीमीटर क्यूब, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू, जो 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है बेटा, है ना, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 cm क्यूब इज इक्वल टू कितना होता है बेटा? 1 ml। 1 ml। हाँ, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml होता है, सबको मालूम है ना। उसी तरह से 1 डेसीमीटर क्यूब, 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर होता है, ठीक है। और यहाँ बेटा कंडीशन देखो, कंडीशन क्या है? STP ना, तो STP कंडीशन स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर है, और यहाँ पर जो वॉल्यूम दिया गया है 112 सेंटीमीटर क्यूब, तो वॉल्यूम भी मिल गया तुम्हें, है ना। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम इज इक्वल टू 112 सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज इक्वल टू 112 ml, है ना। तो इस ml को हम लोग लीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इट इज इक्वल टू, है ना, 112 डिवाइड बाई 1000, है ना, लीटर। समझ में आ रहा है बेटा? तो अगर ml को लीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड कर दो, लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक बेटा। तो अब यहां से निकाल लेंगे नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स n इज इक्वल टू, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाई 22.4 लीटर, ठीक है। तो गिवन वॉल्यूम कितना बेटा यहाँ पर? 112 डिवाइड बाई 1000, तो यहाँ लिखेंगे 11। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम है 112 डिवाइड बाई कितना है बेटा वॉल्यूम यहाँ पर? 112 डिवाइड बाई 1000, है ना, और डिवाइड बाई 22.4, ठीक है। गड़बड़ हो रहा है, एक मिनट बेटा। गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाई 22.4, डिवाइड बाई 22.4, ठीक है। तो दैट इज इक्वल टू द, तो जो गिवन वॉल्यूम है यहाँ देखो बेटा, इसको तुमने 1000 से डिवाइड किया था, है ना, तो ये हो जाएगा 0.112, ठीक है। तो इट इज इक्वल टू 0.112 डिवाइड बाई 22.4, ठीक है। तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा यहाँ से बेटा, है ना, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा बेटा यहाँ से। तो इस नंबर ऑफ मोल्स तुम्हें क्या निकालना है बेटा? मास निकालना है, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द मास ऑफ 112 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मीथेन। तो नंबर ऑफ मोल्स आ गया, तो नंबर ऑफ मोल्स से मास कैसे निकालोगे बेटा, है ना। तो मास का जो फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे मास का, तो नंबर ऑफ मोल्स से मास कैसे आएगा? तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाई मोलर मास W/m। ये फॉर्मूला मैंने कल बताया था, है ना, ठीक बेटा। तो तुमने यहाँ पर जो है नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया, तो इस नंबर ऑफ मोल्स को यहाँ पर दोगे नंबर ऑफ मोल्स, और मोलर मास ऑफ मीथेन, मीथेन का मोलर मास कौन बताएगा बेटा? ठीक है, मोलर मास ऑफ मीथेन CH4 का जो 16 ग्राम 16 ग्राम 4 डिवाइड, तो कितना हो जाएगा? 16 ग्राम पर मोल आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा मोलर मास ऑफ मीथेन, ठीक है। तो मोलर मास ऑफ मीथेन आ जाएगा 16, ओके। यहाँ तक से कोई कंफ्यूजन नहीं है। सो नंबर ऑफ मोल्स जो है यहाँ पर आ गया 6, नंबर ऑफ मोल्स 112 डिवाइड बाई 22.4, दैट इज इक्वल टू गिवन मास, यहाँ पर W तुम्हें निकालना है मास, डिवाइड बाई मोलर मास कितना है? 16, ठीक है। तो अब यहाँ से तुम निकालोगे W, तो W कितना होगा बेटा? 112 डिवाइड बाई 22.4 मल्टीप्लाइड बाई
एक मिनट, क्या हो गया? प्रॉब्लम बेटा यहाँ पर है ना। ओके, तो यहाँ से आ जाएगा बेटा W, सब लोग कर लोगे ना। तो यहाँ पे जो आंसर है इसको सॉल्व करोगे, 0.08 ग्राम। 0.08 यहाँ पर आंसर जो हाईलाइट किया गया है ग्रीन कलर का वही आंसर आ जाएगा बेटा। तो मास, हाँ, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.08 ग्राम। ठीक है, तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा 0.08 ग्राम। ठीक बेटा, ओके। यस सर। तो इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब दूसरा क्वेश्चन एक देख लेते हैं बेटा यहाँ पर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसको देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो बाद में कर लेंगे इस क्वेश्चन को। याद है बेटा, यहाँ क्वेश्चन दिया गया है हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल आर देयर इन वन ड्रॉप ऑफ वाटर। ठीक है, तो वॉल्यूम यहाँ पर दिया गया है, वॉल्यूम इज इक्वल टू 0.0018 ml एट 277 केल्विन। ठीक है, अब यहाँ पर हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल पूछ रहा है। वाटर मॉलिक्यूल मतलब H2O। ठीक है, तो कितने वाटर मॉलिक्यूल, कितने H2O है। ठीक है, H2O मॉलिक्यूल पूछ रहा है। तो यहाँ हम लोग क्या बेटा, नंबर ऑफ पार्टिकल पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाय अवोगाद्रोज नंबर होता है ना। इस फॉर्मूला का यूज करोगे तो यहाँ पे तुम्हें बेसिकली निकालना क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना तुम्हें, है ना, ये निकालना है। और अवोगाद्रोज नंबर, जो अवोगाद्रोज नंबर तुम्हें मालूम है कि अवोगाद्रोज नंबर कितना होता है। ठीक है, तो जो अवोगाद्रोज नंबर तुम्हें मालूम है इन्हें, और नंबर ऑफ मोल्स, जो नंबर ऑफ मोल्स है तुम यहाँ से निकालोगे। ठीक है, तो वन ड्रॉप ऑफ वाटर, तो वन ड्रॉप ऑफ वाटर का जो वॉल्यूम है ये दिया गया है 0.0018। ठीक है, एट 277 केल्विन। तो ये वॉल्यूम दिया गया है, वॉल्यूम ऑफ वन ड्रॉप ऑफ वाटर। ठीक है, तो आप कैसे निकालोगे बेटा यहाँ पर, तो इसके लिए डेंसिटी देना जरूरी है। वाटर का डेंसिटी तुम्हें मालूम है कितना होता है बेटा, वाटर का डेंसिटी। तो 1 यहाँ किलोग्राम देखो, पर मीटर यहाँ क्यूब। पर जो फॉर्मूला लगाओगे, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर वैलिड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बेटा, ये फॉर्मूला यहाँ पर वैलिड क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो वाटर है, वाटर लिक्विड है, ये गैसियस स्टेट में नहीं एग्जिस्ट करता बेटा वाटर, है ना। देखो टेम्परेचर यहाँ पर कैसे मालूम चला कि वाटर यहाँ लिक्विड है, टेम्परेचर यहाँ दिया गया है, टेम्परेचर 277 केल्विन। ठीक है, तो 277 केल्विन मतलब ये अप्रोक्सीमेटली कितना हो गया, है ना, 273 होता है वाटर का, है ना, फ्रीजिंग पॉइंट। तो 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। तो इसका मतलब ये वाटर यहाँ पर लिक्विड स्टेट में है। क्लियर बेटा, सबको समझ में आ रहा है ये? यस सर। यस। तो वाटर यहाँ पर लिक्विड स्टेट में, तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा होगा। यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइड बाय 22.4, ये नहीं चलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करोगे, अब यहाँ पे कैसे निकालोगे नंबर ऑफ मोल्स, तो अब नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या करोगे बेटा, डेंसिटी का यूज करोगे। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ वाटर, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, ये होता है ना। तो मोलर मास वाटर कितना होता है बेटा, 18, तुम्हें मालूम है। अब जो गिवन मास वो निकालना होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 ड्रॉप वाटर का वॉल्यूम दिया गया और डेंसिटी तुम्हें मालूम है। ठीक है, 1 ग्राम पर एमएल होता है डेंसिटी। तो डेंसिटी और वॉल्यूम तुम्हें अगर दोनों मालूम है, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम कर दोगे तो मास आ जाएगा। ठीक बेटा, यस सर। जैसे जो डेंसिटी होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, ये होता है ना। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम दिया गया है 1 ड्रॉपलेट का 0.0018। ठीक है, ये 1 ड्रॉपलेट का वॉल्यूम है। और जो डेंसिटी है, डेंसिटी कितना होता है बेटा, 1। तो यहाँ पर मास आ जाएगा ग्राम में, सो W आ जाएगा, W आ जाएगा बेटा। सो W इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाय 0.0018 ग्राम। तो
तो ये यहाँ से आ जा रहा है 0.0018 ग्राम तुम्हारा गिवन मास ऑफ वाटर है। ठीक है, तो मास ऑफ वाटर आ गया बेटा। तो अब नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे, तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। तो गिवन मास है 0.0018, मोलर मास है 18। देखो कितना सिंपल कैलकुलेशन है ना। तो दैट इज इक्वल टू कितना आएगा, कोई बताएगा बेटा कितना आ रहा है आंसर? 0.001 10 raised to power minus 4. 10 raised to power minus 4. यही आएगा ना बेटा? Yes sir. या एक जीरो कम कर दूं? सर एक कम होगा हाँ, सर, 1 0 बीच में कम होगा 0.001। ठीक से करो, मैं सॉल्व कर कैलकुलेटर पर देखो, मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो कितना बेटा? सही है शायद सर। 0.0018 सही डिवाइड बाई 18 है ना, इक्वल टू कितना रहा बेटा? 0.001 आ रहा है ना। यस, इसका ओके। मतलब तुम लोग अभी कैलकुलेशन में कच्चे हो अभी, है ना। तो बच्चों कच्चे मत रहना अभी, सही था। थोड़ा सा मेहनत करो। तो अब आगे चलते हैं बेटा। तो ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स। तो अब नंबर ऑफ मोल्स से नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना है। सो नंबर ऑफ पार्टिकल n इज इक्वल टू n डिवाइड बाई Na, है ना। इसका यूज करके तुम निकाल लोगे। तो नंबर ऑफ मोल्स n तुम्हें निकालना है, सॉरी n निकालना, ये वाला निकालना है ना। ओके, तो अब निकालेंगे यहाँ से n। तो n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाई अवोगाद्रोज नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स आएगा 0.0001 मल्टीप्लाइड बाई अवोगाद्रोज नंबर Na। तो आंसर दिख रहा है बेटा सबको? Yes sir. दिख रहा है बेटा? देखो ये आंसर, So answer. ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा तुम्हारा, आंसर तो सबको क्लियर, सबको मालूम है, कुछ करना तो है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 6.023 इंटू 10 पावर 19। ठीक है, ये तुम्हारा आंसर आ गया। तो इसको नोट कर लो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन तुम लोग नोट करते हो ना बेटा? यहाँ पे जो क्वेश्चन दिख रहा है, यहाँ तो टाइप है ना, टाइप क्वेश्चन है, तुम नोट कर लेना। ये क्वेश्चन तुम लोग मिलेगा नहीं, टाइप्स पर नहीं है ये, है ना। ये डीपीपी का क्वेश्चन है, जो सॉरी जो पैकेज है ना, पैकेज का क्वेश्चन है तुम लोगों के। तो नोट कर लिया होगा? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं बेटा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट इन। अब देखो यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर अलग अलग गैस दिया गया, देखो, है ना। 15 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस एट एसटीपी, 5 लीटर ऑफ नाइट्रोजन गैस एट एसटीपी। यहाँ ध्यान देना बेटा, एचटीपी होना चाहिए और गैस होना चाहिए, तब जाकर नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला वैलिड होगा। ठीक है, अब यहाँ देखो जो थर्ड है, थर्ड में दिया गया 0.5 ग्राम ऑफ H2 गैस, फोर्थ में दिया गया है 10 ग्राम ऑफ O2 गैस। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछ रहा है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का जो फॉर्मूला है उसको लगाना है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, है ना, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाय अवोगाद्रोज नंबर। ठीक है, इसका मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल n इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाय अवोगाद्रोज नंबर। ये होगा नंबर ऑफ पार्टिकल या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ये फॉर्मूला होगा बेटा। तो यहाँ पर n जो है नंबर ऑफ मोल्स है, n ने क्या बेटा? अवोगाद्रोज नंबर, जो एक कांस्टेंट होता है। तो ये तुम्हारा हो गया कांस्टेंट। ठीक है, ये कांस्टेंट हो गया, n हो गया नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो इसका मतलब जो नंबर ऑफ पार्टिकल दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स, है ना। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी आ जाएगा। इसका मतलब A B C D सारे जो चार ऑप्शन है 1 2 3 4, इन सब में, इन चारों में ही तुम्हें क्या करना होगा? इन चारों का तुम्हें नंबर ऑफ मोल्स निकालना होगा। ठीक है,
तो 1 by सर 1 एक बार करते वापस बेटा, समझा नंबर दो 1 पहले। क्या बेटा? सर, ये वापस समझा दो एक बार ऊपर वाला। हाँ फिर से देख लो, जो तुम्हारा फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स का, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाई एवोगाड्रोस नंबर। ये कल मैंने बताया था लास्ट क्लास में, मतलब है ना? यस सर। इतना तो क्लियर है ना बेटा? यस सर। ये जो फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाई एवोगाड्रोस नंबर, ये क्लियर है कि नहीं बेटा? पहले ये बताओ। हाँ सर क्लियर है। Yes, sir. ओके, बस इतना ही चाहिए मुझे, इतना क्लियर है तो बस आगे समझ में आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर तुम्हें नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। देखो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, यस सर। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो n इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाई एवोगाड्रोस नंबर होगा कि नहीं होगा? होगा सर। होगा ना? यस सर। तो इसका मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ पार्टिकल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखो जो Na है एवोगाड्रोस नंबर, वो क्या होता है? ये कांस्टेंट होता है, 6.023 into 10 power 23 कांस्टेंट। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू n multiplied by Na, hence number of particles is directly proportional to number of moles। ठीक है, तो ये Yes, नंबर sir, ऑफ okay. मोल्स अगर तुमने निकाल लिया तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी आ जाएगा। तो अब देखो Okay, यहाँ sir. पर जो 4 दिया गया है, 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें क्या है बेटा? कंपैरिजन करना है, मैक्सिमम पूछ रहा है, कंपैरिजन करना है। तो जहां पर नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होगा, ठीक है, जहां पर नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होगा वहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल भी ज्यादा होगा। ठीक है, इसका मतलब तुम्हें नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेना है। नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर चारों में ही तुम्हें नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। तो ऑप्शन 1 में जो फर्स्ट है ना, फर्स्ट में देख लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स एसटीपी कंडीशन है, तो 15 लीटर डिवाइड बाय 22.4, ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स। बस कंपेयर करना है ना? तो ऑप्शन 2 में आ जाओ। ऑप्शन 2 में दिया गया 5 लीटर ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, ऑप्शन 2 में दिया गया 5 लीटर, 5 डिवाइड बाय 22.4। तो ऑब्वियसली ये ज्यादा होगा, फर्स्ट वाला ज्यादा होगा, ये वाला सेकंड वाला कम हो गया। सेकंड तुमने डिस्कार्ड कर दिया, यहाँ पर हटा दिया इसको, सेकंड को। ठीक है, ऑप्शन 3 पे आ जाओ। ऑप्शन 3 में दिया गया है 0.5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। ग्राम दिया गया है, ग्राम मतलब मास वाला फॉर्मूला लगेगा, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। हाइड्रोजन का मास कितना दिया गया बेटा? 0.5 ग्राम। मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मोलर मास कौन बताएगा बेटा? मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन मैं पूछूं क्या? कौन बताएगा? 2 ग्राम। So hydrogen gas का 2 भैया gram. बताओ, हाइड्रोजन गैस 2 ग्राम। सर 2 ग्राम कितना होता है? 2 ग्राम 2 ग्राम। हाँ, ये हाइड्रोजन बेटा हाइड्रोजन एटम नहीं है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। तो याद रखो, हाइड्रोजन गैस अगर बोला गया है, H2 गैस, ठीक है, यहाँ पे देखो H2 गैस बोला गया है, इसका मतलब 2 होगा। ठीक है, हाइड्रोजन के 2 एटम है, तो 0.5 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा 0. कितना होगा बेटा? 1/4 आ रही? 0.25. हाँ, 0.25 मोल्स आ जाएंगे। फोर्थ वाला आ जाओ, फोर्थ ऑप्शन। कंपेयर करना है, छोड़ दो इस तरह से, है ना? अब बस कंपेयर कर लेंगे हम लोग। फोर्थ ऑप्शन में देखो क्या दिया गया, 10 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 10 ग्राम डिवाइड बाई ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मोलर मास 32 होता है, 32. 10 डिवाइड बाई 32, है ना? तो 10 डिवाइड बाई 32, 10 डिवाइड बाई 32, 0.31. तो ये कितना जाएगा बेटा यहाँ पर? So 0.31. 0.31. 0. ठीक है, जो भी है यहाँ पर आ जाएगा। तो अब इन सब में कंपेयर करोगे, कौन ज्यादा आ रहा है बेटा? नंबर 1, जो ऑप्शन नंबर 1 है उसका वैल्यू ज्यादा है, तो आंसर क्या जाएगा बेटा? फर्स्ट पार्ट। तो बस Yes, कंपेयर कर, यहाँ पे इजीली कंपेयर हो जाएगा। ठीक है, Yes, sir. तो ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हम लोग चलेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और केवल देख लेते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो अब ये तुम्हें निकालना है। तो देखो बेटा, यहाँ हम लोगों ने क्या पढ़ा था, यहाँ पर पढ़ा था कार्बन नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जब फॉर्मूला में पढ़ा था हम लोगों ने, तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम इन लीटर डिवाइड बाय 22.4, ये फॉर्मूला था बेटा, है ना। तो वॉल्यूम एट एसटीपी। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछ रहा है गिवन वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पूछ रहा है, ठीक है। तो ये तुम्हें निकालना है। आ जाता है यहाँ पर, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाय 22.4। तो अब यहाँ देखो गिवन वॉल्यूम तो दिया ही नहीं गया है, ये पूछ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स भी नहीं दिया गया है। तो क्या करोगे बेटा यहाँ पर, मोल्स निकाल लेंगे। हाँ, नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे सबसे पहले, ठीक है। 0.1। नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे, तो नंबर ऑफ मोल्स को यहाँ रख दोगे, सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आ जाएगा वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लगाओगे, फर्स्ट फार्मूला मास वाला, ठीक है, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। तो गिवन मास दिया गया 4.4 ग्राम, मोलर मास कितना है बेटा, 44, ठीक है। कितना आ जा रहा आंसर, 0.1। 0.1 मोल, ठीक है, 0.1 मोल आ गया। तो अब वॉल्यूम निकालना है यहाँ से, है ना। तो वॉल्यूम यहाँ से निकालो इस फॉर्मूले का यूज करके। तो यहाँ से जो वॉल्यूम का फॉर्मूला आएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू 22.4 मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 22.4, नंबर ऑफ मोल्स यहाँ रख दोगे, मल्टीप्लाइड बाई 0.1, कितना आ रहा है बेटा, 2.24 लीटर, है ना। याद रखो बेटा, लीटर में आएगा आंसर। तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा थर्ड पार्ट। इससे कोई डाउट है तो पूछ लो अभी। सर इसमें सर डायरेक्टली 4.4 ग्राम को हम कर देंगे कन्वर्ट उसमें ml में, इसमें कन्वर्ट कर दोगे 4.4 ग्राम को ml में 1 ग्राम नहीं, यहाँ पर डेंसिटी नहीं दिया गया बेटा, वो कार्बन डाइऑक्साइड का। देखो जो इसके पहले जो क्वेश्चन था, है ना, इसके पहले क्वेश्चन में जो डेंसिटी है, डेंसिटी दिया गया था। तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस का डेंसिटी दिया गया, यहाँ पर नहीं दिया गया है। जब डेंसिटी नहीं दिया गया कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे वॉल्यूम, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर हमें करना, नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स से सॉल्व होगा, ठीक बेटा। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसका डेंसिटी अलग होगा, वाटर का डेंसिटी अलग होता है, जितने भी सब्सटेंस है उसका डेंसिटी अलग अलग होगा। हम लोगों को याद था, इसलिए हम लोगों ने उस क्वेश्चन में यूज कर लिया था, डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 ग्राम पर ml, है ना। हर एक सब्सटेंस हम लोग याद नहीं रख सकते, केवल वाटर का याद था तो याद कर लिया, है ना। ओके, और अगर कोई ऐसा क्वेश्चन दे दिया जहाँ पर तुम्हें वॉल्यूम डेंसिटी की जरूरत होगा तो वहां पर डेंसिटी दिया रहेगा, ठीक है। और कोई क्वेश्चन सर, एक एसटीपी होना चाहिए था सर। एसटीपी और एनटी में फर्क क्या होता है? एसटीपी और एनटीपी, हाँ, अच्छा क्वेश्चन है बेटा, आ जाओ देखते हैं बेटा, है ना। एसटीपी और एनटीपी में क्या डिफरेंस है। तो थोड़ा सा कैनवास को ऊपर कर देते हैं यहाँ पर। तो देखो जो एसटीपी होता है, एसटीपी का मतलब तुम लोगों को मालूम है, एसटीपी क्या होता है बेटा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, स्टैंडर्ड एनटीपी आपने बताया एंड प्रेशर। तो एनटीपी का फुल फॉर्म क्या होगा, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। एनटीपी मतलब नॉर्मल हो गया, यहाँ पर स्टैंडर्ड क्या हो गया, नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। तो नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर वो होता है जो हम लोग फील करते हैं एक्चुअली, है ना। रूम टेम्परेचर या फिर एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो होता है वो होता है नॉर्मल कंडीशन, जहाँ पर ह्यूमन बॉडी रह सकता है ना, हम लोग रह सकते हैं, ठीक है, हम लोग सर्वाइव कर सकते, होता है नॉर्मल। तो अब जो नॉर्मल टेम्परेचर कितना होगा बेटा, जो नॉर्मल टेम्परेचर है होता है 25 डिग्री सेल्सियस, और इसी को बोलते हैं 298 केल्विन, ठीक है। ये होगा तुम्हारा नॉर्मल टेम्परेचर। और नॉर्मल प्रेशर क्या होगा बेटा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक का मतलब एटीएम, है ना, एटमॉस्फेरिक कंडीशन लोग रहते हैं तो 1 एटीएम जो प्रेशर होता है, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो होता है नॉर्मल प्रेशर, ठीक है। तो ये होगा तुम्हारा नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर। तो एनटीपी पर जो गैस का वॉल्यूम है
तो गैस का जो वॉल्यूम है, गैस वॉल्यूम है ना, गैसियस वॉल्यूम एट एनटीपी दैट इज इक्वल टू 22.7 लीटर। ठीक है, तो जो गैसियस वॉल्यूम होता है 1 गैसियस वॉल्यूम एट एनटीपी 1 मोल है ना, यहाँ पर 1 मोल का है, 1 मोल। ठीक है, तो जो गैसियस वॉल्यूम है 22.7, यहाँ पर कितना था बेटा 22.4 लीटर था, अब यहाँ पर आ गया 22.7 लीटर। ठीक है, तो मतलब ये होगा तुमने टेम्परेचर को चेंज किया, प्रेशर को चेंज किया, तो वॉल्यूम भी चेंज होगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा, तो अगर नॉर्मल टेम्परेचर एनटीपी दिया गया है तो एनटीपी पर, ठीक है याद रखो बेटा, एनटीपी पर नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाय 22.7 हो जाएगा, तो गिवन वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला वैलिड है, तो ये फॉर्मूला जो है बेटा एनटीपी के लिए है। ठीक है, अब मान लो तुम लोगों को दिमाग में आ रहा होगा, तो यहाँ पर अगर टेम्परेचर को और चेंज कर देते हैं, प्रेशर को और घुमा देते हैं, है ना, कुछ और कर देते हैं, तो क्या आंसर आएगा। तो प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं बेटा, है ना। तो अब तुम्हें हर एक के लिए फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। इसके लिए हम लोग गैसियस स्टेट में एक चैप्टर बेटा गैसियस स्टेट है ना, स्टेट ऑफ मैटर जो तुम्हारा टॉपिक है ना, चैप्टर है, उसमें गैसियस स्टेट है। ठीक है, गैसियस स्टेट अलग से टॉपिक है। तो गैसियस स्टेट में एक फॉर्मूला दिया गया है PV इक्वल टू nRT। ठीक है, तो PV इक्वल टू nRT का यूज करके हम लोग किसी भी प्रेशर, किसी भी टेम्परेचर पर वॉल्यूम को आइडेंटिफाई कर सकते, निकाल सकते हैं। ठीक है, प्रोवाइडेड नंबर ऑफ मोल्स और R कांस्टेंट का वैल्यू दिया गया हो। ठीक है, तो कुछ लोगों को ये फॉर्मूला याद रहता है, कुछ लोग पढ़ लेते इधर उधर से, है ना, और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा बेटा उन लोगों को पढ़ाया जाएगा यहाँ पर। किसी को ये फॉर्मूला मालूम बेटा, आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस लॉ, आइडियल गैस इक्वेशन। हाँ देखो, कुछ लोगों को मालूम है ये। ठीक है, तो जिन लोगों को नहीं मालूम है उनको डिटेल में अच्छे से क्लास में बताया जाएगा। ये आइडियल गैस इक्वेशन का फॉर्मूला है। ठीक है, तो PV यहाँ पर प्रेशर है, B यहाँ पर वॉल्यूम है, N नंबर ऑफ मोल्स है, R गैस कांस्टेंट इसको बोलते हैं R को, T टेम्परेचर है, टेम्परेचर इन केल्विन। तो यहाँ से आ जाएगा। तो अभी फिलहाल के लिए इस फार्मूले का हम लोग यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग को पढ़ना ही आगे, है ना। इस फार्मूले का यूज हम लोग अभी नहीं करेंगे, जब हम लोग करना होगा तो हम लोग देख लेंगे, कर लेंगे। ठीक है बेटा, तो सर इस क्वेश्चन में तो हम डायरेक्टली जो दिया हुआ है 4.4 ग्राम ऑफ CO2, उसको हम डायरेक्टली वो जो होता है ml में कन्वर्ट कर देंगे ना, ml। हाँ, जो 4.4 ग्राम दिया गया, 4.4 ग्राम, इसको ml में कैसे कन्वर्ट करोगे बताओ बेटा, कोई फार्मूला। तो ये ग्राम दिया गया है, तो फार्मूला यही होता है ना, डेंसिटी D इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाई वॉल्यूम, है ना। तो जो मास दिया गया है 4.4, उसको तुम वॉल्यूम से डिवाइड करोगे या डेंसिटी से डिवाइड करो तब ना वॉल्यूम आएगा बेटा। तो उसका मतलब यहाँ पर जो तीन यहाँ पर तिकड़ी दिया गया है, यहाँ पर डेंसिटी, वॉल्यूम और मास, तीन चीज है ना, ये तीन चीजों का कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में न तो डेंसिटी दिया गया है न तो वॉल्यूम दिया गया है, केवल मास दिया गया है। यस सर। इसका मतलब ये फार्मूला नहीं लगेगा ना, समझ में आ रहा है बेटा। इसका मतलब तुम किसी भी सब्सटेंस का अगर मास दिया गया है, मास किसी भी सब्सटेंस अगर मास दिया गया है, तो मास को तुम डायरेक्टली वॉल्यूम में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। मास को वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए, जो मास है बेटा, मास को वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए, है ना, क्या करना, क्या चाहिए तुम्हें बेटा, डेंसिटी चाहिए। अगर डेंसिटी तुम्हें मालूम हो जाएगा तो मास को तुम वॉल्यूम में कन्वर्ट कर ले जाओगे। ठीक है, ओके सर। ओके, और किसी कोई डाउट है पूछ लो अभी तुरंत। सर लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? क्या लिमिटिंग रिएजेंट? लिमिटिंग रिएजेंट बेटा अभी बहुत आगे है, अभी मोल कॉन्सेप्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना, तब लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट आएगा, है ना। अभी वो आगे का चीज है, स्कूल में बताया जाएगा। एक रिएक्शन में पहले खत्म हो जाता। हाँ बेटा, कुछ लोगों को मालूम है, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा यहाँ पर। ठीक है, ओके सर। अभी स्कूल में स्टार्ट कर दिया गया है क्या बेटा लिमिटिंग रिएजेंट? यस सर, आने वाला है। यस सर, बता दो। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं भी स्टार्ट कर दूंगा कुछ दिन में ना, 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएगी, 2 क्लास बाद। ठीक है, ज्यादा दूर नहीं है।
तो अच्छे से समझ में आ जाएगा लिमिटिंग रीजन। पहले हम लोग मोल कांस्टेंट जितने भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लें, है ना, तो उसके बाद ही हो पाएगा, क्योंकि अगर नंबर ऑफ मोल्स जो मोल्स फार्मूला है ना, ये सब अगर तुम्हें नहीं मालूम है तो लिमिटिंग रीजन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आसान है वो भी। पहले हम लोग ये सीखना पड़ेगा पूरा का पूरा लिमिटिंग, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स लिमिटिंग रीजन कैलकुलेट करने से पहले, ठीक है। तो आगे आ जाते हैं बेटा, आगे चलते हैं। ओके, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे एवरेज एटॉमिक मास। हम लोग पढ़ना एक कॉन्सेप्ट है एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है। तो ये न्यू टॉपिक है बेटा, उसी में है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट में ही है बेटा, एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है। तो एवरेज एटॉमिक मास का मतलब क्या है? अब देखो बेटा, जो मास नंबर होता है, मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, है ना, ये होता है। तो अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को ऐड कर दोगे तो जो मास नंबर है वो इंटीजर आएगा, ठीक है। और तुमने देखा होगा नेचर में, जैसे हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं, तो हाइड्रोजन के अलग अलग आइसोटोप्स होते हैं। पहला होता है प्रोट्रियम, मालूम है बेटा, प्रोटियम होता है हाइड्रोजन का, दूसरा होता है ड्यूटेरियम और ट्रीटियम, तीसरा होता है ट्रीटियम। इन तीनों का जो मास है, एटॉमिक मास, वो अलग अलग होता है। जैसे हाइड्रोजन अगर प्रोटियम है तो 1 होगा। अगर ड्यूटेरियम की बात करो, ड्यूटेरियम का कितना होता है बेटा? 2 होता है, क्योंकि एक का प्रोटॉन होगा और एक न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन करोगे 2 आ जाएगा। और ट्रिटियम कितना होता है बेटा? 3 होता है ना। तो अब यहाँ पर हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हो गए, ठीक है बेटा, आइसोटोप, ठीक है। तो 3 आइसोटोप्स हो गए बेटा हाइड्रोजन के, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। तो अगर बोला जाए हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का बोला जा रहा है तो हाइड्रोजन का मतलब तीनों हो सकता है, ये भी प्रोटियम भी हो सकता है हाइड्रोजन बेटा, प्रोटियम भी हाइड्रोजन है, ड्यूटेरियम भी हाइड्रोजन है, ट्रिटियम भी हाइड्रोजन है। तो अगर हाइड्रोजन बोला जाता है तो कंबाइनली मतलब इन तीनों का कॉम्बिनेशन लोगे, इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो होता है हाइड्रोजन, ठीक है। तो अगर बोला जाए हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है, तो इन तीनों का जो एवरेज होगा वही एवरेज मास होगा एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, है ना। तो अब क्या होता है नेचर में इन तीनों का, नेचर जो है बेटा, नेचर में इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है वो अलग अलग होता है, ठीक है। तो जैसे 99.9% होता है प्रोटियम नेचर में, ठीक बेटा, अप्रोक्सीमेटली मैं बता रहा हूं। और ये 0.1% होता है ड्यूटेरियम, और ट्रेस अमाउंट में, बहुत ही कम ट्रेस अमाउंट होता है ट्रिटियम। समझ आ रहा है बेटा? तो इन तीनों का जो अमाउंट है देखो इस फॉर्म रहता है, इस तरह से कॉम्बिनेशन में रहता है, इसको बोलते हैं रिलेटिव अबंडेंस। ये क्या आता है बेटा? रिलेटिव, इसको बोलते हैं रिलेटिव अबंडेंस। रिलेटिव अबंडेंस एक और बार बता दीजिए। क्या बेटा? मतलब नेचर में कितने परसेंट ये है रिलेटिव, तो नेचर में प्रोटियम 99.9% अप्रोक्सीमेटली, ड्यूटेरियम 0.1% और ट्रेस अमाउंट में अगर इन दोनों को ऐड करो 100 हो जाएगा, है ना। मतलब इन दोनों का अमाउंट जो मैंने लिखा है वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू में लिखा है, इस मतलब कि 0.00 या फिर कुछ यहाँ पे कुछ और नंबर लेते हैं, अगर डेसिमल के आगे भी लिखते हैं तो क्लियर होगा, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने केवल डेसिमल के 1 प्लेस पर लिखा है तो इसलिए 99.9 और 0.1 हो गया। और ट्रेस अमाउंट में ट्रिटियम होता है, ट्रिटियम जो है रेडियो एक्टिव है ट्रिटियम, है ना, और ट्रेस अमाउंट में पाया जाता है। तो नेचर में तीनों रहते हैं बेटा, है ना, नेचर में हाइड्रोजन, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम तीनों रहता है। इन तीनों का जब तुम एवरेज लोगे, ठीक है, इन तीनों जब तुम एवरेज लोगे तो वो एवरेज होता है बेटा एटॉमिक मास ऑफ एटम, ठीक है। तो अब मान लो कोई सब्सटेंस है, अब उसका तुम्हें एवरेज एटॉमिक मास निकालना है, ठीक है। तो एवरेज एटॉमिक मास सर स्टेबल तीनों है क्या बेटा? स्टेबिलिटी की बात नहीं कर रहे हैं, स्टेबल तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है वो अनस्टेबल होता है, ठीक है। और जो ड्यूटेरियम है, अगर तुम रिलेटिव स्टेबिलिटी की बात करोगे, हाइड्रोजन के बाद ड्यूटेरियम के बाद ट्रिटियम होगा। अच्छा बेटा, एवरेज हम लोग जो बात कर रहे हैं बेटा उसको पहले सीख लेते हैं, हम लोग आगे पढ़ लेंगे उसको, है ना, केमिकल काइनेटिक्स में उसको पढ़ना है हम लोग को, स्टेबिलिटी वगैरह। एक्सक्यूज मी सर। तो एवरेज एटॉमिक मास
एवरेज एटॉमिक मास, तो एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू, ठीक है, मोलर मास ऑफ फर्स्ट सब्सटेंस मल्टीप्लाइड बाय रिलेटिव अबंडेंस ऑफ फर्स्ट, ठीक है। यहाँ पर बेटा सॉरी मैं यहाँ पर जो रिलेटिव अबंडेंस है उसको m और n मान लेते हैं। रिलेटिव अबंडेंस m n है, ठीक है। m% a है और n% b है, ठीक बेटा। जो रिलेटिव परसेंट है, परसेंटेज दिया गया है, रिलेटिव अबंडेंस दिया गया है, वो m और n% दिया गया है, और a%, तो a और b है बेटा वो मोलर मास है, ठीक है। a मल्टीप्लाइड बाई m प्लस n मल्टीप्लाइड बाई b डिवाइड बाई m, मतलब एवरेज लेना है बेटा, ठीक है। एवरेज फॉर्मूला यही करना है बेटा, यहाँ पर एवरेजिंग करना है। तो एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू m मल्टीप्लाइड बाई a प्लस n मल्टीप्लाइड बाई b डिवाइड बाई m प्लस n। अब यहाँ पर m और n, a और b क्या, मैं दोबारा लिख दे रहा हूँ नीचे, ठीक है, क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर जो a और b है, a एंड b आर एटॉमिक मास of isotopes in the ratio of m and n, ठीक है। तो ये m और n रेशियो में एटॉमिक मास दिया गया है, ठीक बेटा। इस पर एक क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे तो क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। पहले इसको नोट कर लो, नोट कर लिया बेटा। सर वो मेरा आइसोटोप का मिस हो गया था नेटवर्क कनेक्टिविटी की वजह से, सर आप एक्सप्लेन कर देंगे दोबारा? ये वाला, हाँ सर यही वाला नोट कर लो। तो क्वेश्चन स्टार्ट करें बेटा। यस सर एक बार नीचे कर दीजिए। और नीचे कर दे। ओके सर। हो गया? यस सर। लोग क्वेश्चन करेंगे अब। तो जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ये काफी बड़ा क्वेश्चन, दूसरा पहले क्वेश्चन देता हूँ, उसके बाद इस पर आता हूँ मैं। हाँ ये क्वेश्चन। तो बेटा, फॉर एवरी 137 क्लोरीन आइसोटोप देयर आर 335 क्लोरीन आइसोटोप इन ए सैंपल ऑफ क्लोरीन, what will be the average atomic mass of chloride? ठीक है, what will be the average atomic mass of chloride? तो क्लोराइड का एवरेज एटॉमिक मास है ना, क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास बताना है। तो अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पर क्लोरीन का 2 आइसोटोप है, ठीक है। जो क्लोरीन है, क्लोरीन का 2 आइसोटोप है, एक है 37, दूसरा है 35, ठीक है। इतना समझ में आया बेटा? क्लोरीन का यहाँ पे 2 आइसोटोप दिया गया है। फॉर एवरी 137 क्लोरीन आइसोटोप देयर आर 335, मतलब 2 ही दिख रहा है, 37 35 दोनों लिख लिया। 37 ये हो गया, 35 ये हो गया, ठीक है।
कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा यहाँ तक? ओके, जो 37 है, 37 का अगर 1 मोल लेते हैं, 1 मॉलिक्यूल लेते हैं, तो 35 का 3 मॉलिक्यूल आएगा। समझ में आ रहा है बेटा? यहाँ लिखा गया है फॉर 1 क्लोरीन 37 देयर आर 3 क्लोरीन 35। मतलब जो रेशियो होगा वो है 1:3 रेशियो है। ठीक है बेटा, 1:3 रेशियो यहाँ पर दिया गया है। क्लियर? यस सर। किसी कोई डाउट नहीं है बेटा यहाँ पर? ओके, तो अब यहाँ पर निकालना है एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। तो एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन कैसे निकालोगे? ठीक है, तो इसमें जो फॉर्मूला लगा लेंगे बेटा। फॉर्मूला में क्या लिखा गया है? रेशियो ऑफ फर्स्ट, जो फर्स्ट बेटा 37 का रेशियो क्या है? 1 है, मल्टीप्लाइड बाई मोलर मास ऑफ फर्स्ट। तो मोलर मास फर्स्ट कितना है? 37 है ना, प्लस रेशियो ऑफ सेकंड मल्टीप्लाइड बाई मोलर मास ऑफ सेकंड 35 डिवाइड बाई m प्लस n। दोनों को ऐड करो, m प्लस n ऐड करोगे यहाँ कितना हो जाएगा बेटा? है ना, 1 + 3 4 आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर आएगा 35.5। ठीक है, तो मोलर मास कितना आ रहा है बेटा क्लोरीन का? 35.5 आ रहा है। समझ में आ गया बेटा सबको? यस सर। यस सर। यस सर। नोट कर लो जैसे। हाँ पूछो सर। ये तो सिर्फ 2 आइसोटोप्स के लिए, अगर जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स। हाँ, तो 3 आइसोटोप वाला भी कर देंगे बेटा। अगर 3 आइसोटोप है तो यहाँ पर क्या होगा? C आ जाएगा। अगर मान लो 3 आइसोटोप दिया गया है, ठीक है, तो अगर 3 आइसोटोप दिया गया है तो m मल्टीप्लाइड बाई a प्लस m के बाद n आ जाएगा बेटा, n मल्टीप्लाइड बाई b, है ना। m n के बाद p आता है, p मल्टीप्लाइड बाई c। मान लो 4 हो गया तो क्या करोगे यहाँ पर? तो p के बाद q आता है, q मल्टीप्लाइड बाई d डिवाइड बाई, है ना। ऐसा एक्सटेंड करके जा सकते हो, m प्लस n प्लस p प्लस q। ये एवरेज का जो फॉर्मूला बेटा वही है जो मैथ में एवरेज का फॉर्मूला पढ़ा है ना, वही वाला फॉर्मूला यहाँ लगा दोगे तो एवरेज आ जाएगा। ठीक है, क्लियर बेटा? यस। अब हम लोग जो बड़ा वाला क्वेश्चन छोड़ दिए तो उसको कर लेते हैं। ठीक है, वो था 5-7 पर था। देखो यहाँ पर 3 है ना, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17, ऑक्सीजन 18। मिल गया बेटा तुम्हारा आंसर? देखो आ गया क्वेश्चन, है ना। तो अब इन तीनों का एटॉमिक मासेस दिया गया है 15.995 यूनिफाइड मास, 16.999, 17.999। रिलेटिव अबंडेंस दिया गया है। रिलेटिव अबंडेंस देखो यहाँ परसेंटेज में दिया गया है। ठीक है, चाहे रेशियो दिया गया हो चाहे परसेंटेज दिया गया हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम फॉर्मूला वैलिड है। ठीक है, चाहे रेशियो हो चाहे रिलेटिव अबंडेंस। जो ऑक्सीजन है सर वहाँ पे 9.7 लिखा हुआ है। किस परसेंटेज में नेचर में तीनों ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है, जो ऑक्सीजन 16 है वो 15, ये देखो ऑक्सीजन 16 बेटा 9.3, 17 है ना, इस परसेंटेज रेशियो में नेचर में। सर 97% होगा ना? अच्छा, हाँ ये गड़बड़ हो गया, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है ना, एरर है। ये 97 कर देना बेटा, ये ना पॉइंट शिफ्ट सही कर देना। हाँ गड़बड़ हो जाएगा, मैं सही कर दूं इधर से। सर 97 ही 99.763 होगा। हाँ हाँ, तो जो 99 होगा। फर्स्ट हो गया तुम्हारा ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17, ऑक्सीजन 18। 16 का रिलेटिव अबंडेंस कितना है? 15.995, है ना। इसका रिलेटिव गड़बड़ कर दिया मैं, इसका मोलर मास दिया गया है ना, यूनिफाइड मास दिया गया है। यहाँ पे 16 यहाँ तुम क्या लिखोगे बेटा? 15.995। 17 यहाँ तुम क्या लिखोगे? 17 यहाँ पे 16.999।
और 18 यहाँ पर क्या है बेटा 17.999 और जो रिलेटिव अबंडेंस है ना, जो रिलेटिव अबंडेंस है यहाँ दिया गया है 97.63, ये है 0.037 और ये थर्ड वाला दिया गया है 0.200। ठीक है, तो अब यहाँ पर एवरेज सर 99.76 होगा। सर रिलेटिव अबंडेंस का सम 100 नहीं है सर 99.76 होगा, क्योंकि परसेंट में दिया गया, परसेंट अगर इक्वल करोगे तो 100 होना चाहिए ना। सर यहाँ पे 90 दिया गया तो मतलब हाँ सर यहाँ पे 99.7 आएगा। यहाँ पर सम करने पर सर नहीं, सम करने पर नहीं, जो आपने 97 पॉइंट लिखा है ना 97.63, हाँ 97.63 और उसकी जगह 99.763 लिखें तो सही आएगा। यस सर। हाँ कोई बात नहीं, हम लोग इस तरह कर लेंगे, सर हम लोग क्यों मॉडिफाई करेंगे ना, ऐसे ही कर लेते हैं। ठीक है, ओके सर, ऐसे ही निकाल लो। अब क्वेश्चन गलत हो गया तो क्या करें हम लोग, है ना बेटा, ऐसे कर लो, जो आ रहा है उसको निकाल लेते हैं हम लोग। तो जो फर्स्ट है बेटा ये हो गया 15.995 मल्टीप्लाइड बाई 97.6 प्लस, है ना, इस तरह से सम करते जाओ, आ जाए। तो आंसर कितना आ रहा है बेटा, यहाँ पर कर लोगे तुम लोग बेटा, प्लस यस सर, जो सेकंड है वो 16.999 मल्टीप्लाइड बाई किससे मल्टीप्लाई करोगे बेटा 0.037। ठीक है, प्लस यहाँ पर है 17.999 मल्टीप्लाइड बाई 0.2 डिवाइड बाई 100 करना होगा यहाँ पर, है ना। तो डिवाइड बाई 100 करोगे तो आंसर आ जाएगा 15.999। ये आना चाहिए आंसर आ जाए, लेकिन यहाँ पे कुछ गड़बड़ दिया है तो आंसर उसका है, थोड़ा बहुत वेरी करे। ठीक है, आ रहा है बेटा सबका? यस सर। ओके, सबने कर लिया इसका मतलब। एक क्वेश्चन और दे बेटा, तुम लोग करोगे, खुद से ट्राई करोगे? यस सर। कैलकुलेशन ऐसी होगी क्या बेटा? तो इतनी टफ होगी कैलकुलेशन? पूछो, कैलकुलेशन इतनी ज्यादा टफ होगी? कैलकुलेट भी तो इतना ही आएगा ना बेटा। सर कैलकुलेशन इतनी टफ होगी? चलो तो पता भी है, वैसे ही 16 यू ही होता है आंसर। यस सर, एस्टिमेशन से कर सकते हैं, एस्टिमेशन से वो कैलकुलेशन जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ हाँ, चलो ठीक है, आगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, A hypothetical element Z exists in nature as two isotopes Z65, Z67 with their relative abundance 25 and 75%. The atomic mass in AMU of element is, करो बेटा जल्दी से करो। सर हो गया। सर हो गया, डन। हो गया सर, डन। यस सर। सर डन। ओके, कितना आ रहा है बेटा? आंसर दिया ही गया है, देखना क्या है, है ना? 66.5। यस सर, मैच हो गया। 65.5 आ रहा है। ठीक है, सबने ट्राई कर लिया। 66.5। हाँ, एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, ठीक है, तुम लोग फटाफट कर लो इसको भी। इसको भी जल्दी से कर लो बेटा। ओके, ये इसमें तीन तीन है, देखो रिलेटिव अबंडेंस कितना बढ़िया से ज्यादा दिया गया है यहाँ पर, है ना, क्लियर दिख रहा है। एन एलिमेंट एक्स फॉलोइंग आइसोटोपिक कंपोजिशन X200, X199, X202, ये तीनों दिया गया है। रिलेटिव अबंडेंस में दिया गया है, मोलर मास में दिया गया नीचे एमएमयू में, ठीक है, एटॉमिक मास दिया गया है।
ठीक है सेकंड वाले का 8% नहीं होना चाहिए? क्या बेटा? सेकंड वाले का सर 8% होना चाहिए, 80 दिया हुआ है। यस सर यस 172 हो जाएगा ये तो। किया गया यहाँ पर 80% यहाँ पर। ओहो ये 0.8 कर लो, जो है ना सेकंड वाले का 0.8 होना चाहिए ना मेरे तक तो आएगा, नहीं 8 आएगा सर 8 होना चाहिए। 8 हाँ 8 कर लो उसको। ये जो है 8 होना चाहिए। सर डन। हो गया बेटा? डन। यस 200 AU तक का आ रहा है। यस 199.96। यस सर 199.96। ठीक है तो सबने कर लिया होगा, आगे चलते हैं। यस सर। आगे बेटा परसेंट कंपोजिशन। ठीक है जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ना है वो है परसेंट कंपोजिशन। कोई सब्सटेंस दिया गया है उसमें किसी एक एलिमेंट का परसेंट कंपोजिशन पूछ देता है, ये काफी इंपॉर्टेंट बेटा परसेंट कंपोजिशन। परसेंट कंपोजिशन अब सब्सटेंस में लिख दे रहा हूं क्योंकि यहाँ पर कभी कभी एटम कभी कभी मॉलिक्यूल का परसेंटेज कंपोजिशन पूछ देता है। ठीक है तो परसेंट कंपोजिशन कैसे निकालेंगे? तो परसेंट कंपोजिशन जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जांपल ले लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है। इस कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल में एक मॉलिक्यूल में कार्बन का परसेंटेज कितना होगा? तो अगर परसेंट की बात किया जाता है परसेंट बाई मास होता है। ठीक है कि टोटल मास में कार्बन का मास परसेंट कितना होगा। ठीक बेटा तो जब भी परसेंट पूछा जाए तो मास परसेंट होगा। ठीक है तो अब मास परसेंट निकालोगे कैसे? तो जो परसेंट मास होता है परसेंट कंपोजिशन ऑफ कार्बन है ना, ये होगा मास ऑफ कार्बन, मास ऑफ कार्बन डिवाइड बाय टोटल मास, टोटल मास। ठीक है मतलब टोटल मास में कार्बन कितने परसेंट है, ये होता है परसेंट कंपोजिशन। अगर मान लो 100 ग्राम मास दिया गया तो 100 ग्राम में कितने ग्राम कार्बन होगा। ठीक बेटा अब जैसे हम लोगों ने ये एग्जांपल लिया कार्बन डाइऑक्साइड का, उसको देख रहे थे कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का मास परसेंटेज कितना होगा। ठीक है तो मास परसेंटेज ऑफ कार्बन। तो अब देखो कार्बन यहाँ पर जो कार्बन है, कार्बन का एक एटम है, एक मॉलिक्यूल है ना, और एक कार्बन मॉलिक्यूल का मास कितना होगा बेटा? कितने AMU होता है? 12 होता है डिवाइड बाई टोटल मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना होगा बेटा? 44। यहाँ पर एक कार्बन है प्लस 2 ऑक्सीजन है। ठीक है तो इसको करोगे मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 12 डिवाइड बाई 44 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये हो जाएगा परसेंट कंपोजिशन 27.2। कितना आ रहा है बेटा? 27.2। 27.2% आ रहा है। लेकिन यहाँ तो तुम लोग कैलकुलेटर का यूज कर ले रहे हो है ना, थोड़ा सा आदत प्रैक्टिस डाल लो बेटा कैलकुलेटर का तो थोड़ा सा सही रहेगा। अभी तो उसके बिना रूल चेंज होता रहता है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बेटा पूछो। सर उसके बिना कैलकुलेटर के बिना किया था। ठीक है बहुत अच्छा बेटा। तो इतना समझ में आ गया बेटा परसेंट कंपोजिशन कैसे निकालेंगे? एक बार बता दीजिए तो। कितना समझ में आ रहा है बेटा? सर इस क्वेश्चन से पहले जो आपने समझाया बताया वो बता दीजिए सर। सर कनेक्शन लॉस्ट हो गया। इसे देख लेते हैं दूसरा एग्जांपल से मैं बता रहा हूँ उसी को। दूसरा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। क्वेश्चन से पहले आपने कुछ और समझाया हो तो। बिल्कुल बिल्कुल वही समझ रहा हूँ। जैसे H2O
है ना। अब H2O दे दिया गया एग्जाम में, पूछ दिया H2O में ऑक्सीजन का परसेंटेज क्या होगा, परसेंट ऑफ ऑक्सीजन, है ना। तो कोई भी मॉलिक्यूल एग्जाम में दे देगा, क्वेश्चन दे देगा कि है ना, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, H2 हो गया, H2SO4 दे दिया गया, या फिर MgSO4 दे दिया गया, कोई भी मॉलिक्यूल दे देगा एग्जाम में और पूछेगा किसी भी एक सब्सटेंस का परसेंट कंपोजिशन पूछ देगा, व्हाट इज परसेंट कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, है ना, इस तरह से पूछेगा एग्जाम में। तो जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन का परसेंट कंपोजिशन पूछ दिया, तो ऑक्सीजन कितने परसेंट होगा, ऑक्सीजन, है ना, परसेंट ऑफ ऑक्सीजन मतलब मास ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाय टोटल मास मल्टीप्लाइड बाय 100, ये होगा परसेंट ऑफ ऑक्सीजन। जैसे तुम लोग मैथ में परसेंट निकालते हो ना, जिसका परसेंट निकालना होता है वो न्यूमरेटर में रहेगा और टोटल वैल्यू डिनोमिनेटर में रहेगा, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो परसेंट आ जाएगा। बिल्कुल वही चीज यहाँ पर भी है ना। तो जिसका परसेंट निकालना है वो न्यूमरेटर में रहेगा और टोटल मास डिनोमिनेटर में रहेगा, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो परसेंट आ जाएगा। ठीक है। तो अब वाटर का परसेंटेज निकालना है, परसेंट कंपोजिशन ऑफ वाटर। तो अब वाटर में ऑक्सीजन का निकालना है, तो ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन 16 डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ वाटर। टोटल मास में वाटर में कितना होगा बेटा, यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का 16 होता है बेटा, और हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, 16 डिवाइड बाय 18 मल्टीप्लाइड बाय 100, कितना आ रहा है बेटा आंसर? 88.8 इतना आ रहा है, 88 ठीक है, यस सर, 88.8 जो भी है देखो, 16 डिवाइड बाई 18, हाँ तो 88.8 आ रहा है। यहाँ तक किसी कोई डाउट है बेटा? बेटा जिसने क्वेश्चन पूछा था कि पहले क्या बताया गया दोबारा बता दो, उसको समझ में आया है बेटा? मैंने देखा नहीं कौन था। यस सर, यस सर, सर हाँ अबू समझ में आ रहा है? यस सर। ओके ओके वेरी गुड। तो आगे चलते बेटा कुछ क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है ना। चलो आ जाओ। तो जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पहले मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। ये देखो ये क्वेश्चन है ना। अब यहाँ पर थोड़ा सा तुम लोगों को समझना पड़ेगा कि मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे बनाओगे, है ना। तो यहाँ पर दिया गया है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कटायन, परसेंटेज ऑफ कटायन पूछ रहा है इन अमोनियम डाइक्रोमेट। तो अमोनियम डाइक्रोमेट है ना, जो अमोनियम डाइक्रोमेट है उसमें तो एक तो अमोनियम होगा, ठीक है, एक तो अमोनियम आयन होगा NH4+, समझ में आ रहा है बेटा? ये है अमोनियम आयन, ठीक है। और दूसरा है डाइक्रोमेट आयन। तो डाइक्रोमेट आयन कैसे लिखोगे बेटा, कोई बताएगा? Cr2O7 हाँ Cr2O7 2-, ठीक है। इन दोनों को जब तुम कंबाइन करोगे तो बन जाएगा अमोनियम डाइक्रोमेट। तो अमोनियम आयन का वैलेंसी देखो कितना है, यहाँ पर वैलेंसी अमोनियम आयन का 1 और डाइक्रोमेट आयन का वैलेंसी कितना है 2। तो जब मॉलिक्यूल बनाते हो तो वैलेंसी इंटरचेंज होता है बेटा यहाँ पर, है ना। यस सर। जैसे MgCl2, MgCl बनाना है तो मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 होता है, क्लोरीन का वैलेंसी 1 होता है, तो वैलेंसी इंटरचेंज कर देते हो, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो क्या होगा बेटा MgCl2 बन जाता था। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर भी वैलेंसी इंटरचेंज कर दो, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा अमोनियम, है ना। यहाँ पर 2 होगा बेटा, यहाँ पर 2 तुमने लिखा है, तो अमोनियम डाइक्रोमेट Cr2O7, ठीक है। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला बन जाएगा बेटा अमोनियम डाइक्रोमेट का, ये है तुम्हारा अमोनियम डाइक्रोमेट, ठीक है। सर उन पे चार्ज कैसे पता लगेगा? क्या सर चार्ज? कितना ये तो तुम्हें मालूम होना चाहिए बेटा, है ना।
जो अनायन कटायन है, जो स्पेशल अनायन कटायन है, उसको मालूम होना चाहिए, और ये धीमे धीमे तुम्हें मालूम हो जाएगा। ठीक है, जैसे अमोनियम का तुम्हें मालूम था ना, क्लोरीन का मालूम है, मैग्नीशियम का मालूम है, और कुछ यहाँ पर बेटा जो K2SO7 टाइप के कुछ मॉलिक्यूल है, उसको धीमे धीमे टाइम के साथ तुम्हें मालूम हो जाएगा कि इस पर चार्ज कितना आएगा। ठीक है, मतलब वैलेंसी कितना होता है तुम्हें मालूम हो जाएगा टाइम के साथ। इस पर ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है फिलहाल के लिए, आगे मालूम हो जाएगा। तो ये तुम्हारा हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट। यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं होगा बेटा, नहीं है ना? नो सर। तो अब क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में दिया पूछ रहा है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कटायन। तो यहाँ कटायन क्या है? कटायन देखो अमोनियम है, अमोनियम। ठीक है, यही तो कटायन था। ऊपर देखो, ऊपर जो मैंने लिखा था अमोनियम, इसके ऊपर प्लस चार्ज था। कटायन मतलब पॉजिटिवली चार्ज आयन। ठीक है, तो ये तुम्हारा कटायन हो गया। अनायन हो गया बेटा क्रोमियम, यहाँ पर डाइक्रोमेट, यहाँ पर क्रोमियम। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना? तो अब सर एक और बार कटायन बता का दीजिए। परसेंटेज पूछ रहा है। क्या बेटा? एक और बार बता दीजिए। हाँ, तो बेटा जो कटायन है ना, यहाँ क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कटायन, मतलब कटायन का परसेंटेज कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो अमोनियम डाइक्रोमेट है, डाइक्रोमेट में जो कटायन अमोनियम आयन होगा बेटा, अमोनियम जिसके ऊपर प्लस चार्ज होता है, प्लस चार्ज वाला होता है कटायन। तो अमोनियम के ऊपर प्लस चार्ज है तो ये कटायन होगा। डाइक्रोमेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये अनायन होगा। तो अनायन का परसेंटेज नहीं पूछ रहा है, कटायन का परसेंटेज पूछ रहा है। क्लियर? इसी समझ में आ रहा है बेटा? किसी को डाउट है? नो सर। ओके, तो आगे चलते हैं बेटा, आगे सॉल्व करते हैं, देखते हैं यहाँ पर। तो अब यहाँ पर पूछ रहा है परसेंटेज ऑफ अमोनियम आयन। तो परसेंटेज ऑफ, जिसका पूछ रहा है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा, परसेंटेज ऑफ अमोनियम, है ना, NH4 प्लस। तो क्या होगा बेटा? तो यहाँ पे होगा मास ऑफ NH4, मास ऑफ NH4 प्लस, है ना। तो मास ऑफ NH4 प्लस, कितना NH4 प्लस है बेटा एक मॉलिक्यूल में? देखो 2 है, दिख रहा है बेटा, 2। यस सर। तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टोटल मास के लिए, डिवाइड बाय टोटल मास, डिवाइड बाय टोटल मास मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये हो जाएगा बेटा परसेंटेज ऑफ अमोनियम। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा तुम लोगों को, है ना? तो अब यहाँ पे लिखेंगे मास ऑफ अमोनियम। जो अमोनियम है, नाइट्रोजन का 14 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, 14 प्लस 4 18 हो गया ना, 18 मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाएगा मास ऑफ अमोनियम। ठीक है, तो मास ऑफ डाई, यहाँ पर अमोनियम डाइक्रोमेट टोटल मास तुम्हें लिखना पड़ेगा। टोटल मास में हो जाएगा, अमोनियम हो गया यहाँ पर, अमोनियम 18 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस क्रोमियम का होता है 52। ठीक है, 52 क्रोमियम का, ये मुझे याद है, वैसे अगर नहीं याद है कोई प्रॉब्लम नहीं, क्वेश्चन में दिया रहेगा। यहाँ पर क्वेश्चन में नहीं दिया गया क्योंकि ये जो है ना, ये क्वेश्चन इसके स्टार्टिंग में दिया गया सब फॉर्मूला। ठीक है, तो वहां पर दिया गया था, मैंने क्वेश्चन को अलग से निकाला है, तो इसलिए यहाँ पर नहीं दिख रहा था। तो ये हो गया 52 मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 क्रोमियम दिया गया है प्लस ऑक्सीजन, तो 7 ऑक्सीजन है, 7 मल्टीप्लाइड बाई 16। ठीक है, तो हो जाएगा टोटल मास। ठीक बेटा, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर तुम्हारा आंसर आ जाएगा, सॉल्व करने पर आएगा 14.29%। ठीक है, यस सर। तो सॉल्व करो बेटा, देखो आ रहा है इतना। यस सर। यस सर। यस सर, अप्रोक्सीमेट नहीं आता। यस सर आ रहा है। हाँ, तो ये सबका आ रहा है आंसर। तो आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं बेटा, इस पर नोट कर लो, उसके बाद और क्वेश्चन कर लेते हैं।
ये देखो बेटा, ये क्वेश्चन है, द परसेंटेज वेट ऑफ जिंक इन व्हाइट विट्रॉल, है ना बेटा, विट्रॉल, ब्लू विट्रॉल, व्हाइट विट्रॉल, ग्रीन विट्रॉल, अलग अलग टाइप का विट्रॉल तुमने सुना होगा नाम, है ना। ब्लू विट्रॉल तुम जानते हो, कॉपर सल्फेट को ब्लू विट्रॉल बोलते हैं। जो व्हाइट विट्रॉल है वो होता है जिंक सल्फेट .7H2O, तो ये हो गया तुम्हारा जिंक विट्रॉल। ठीक है, इसमें जिंक का परसेंटेज पूछ रहा है, व्हाट परसेंट ऑफ जिंक इज प्रेजेंट इन व्हाइट विट्रॉल। करो, तुम लोग ट्राई करो, ट्राई करो बेटा। अरे क्वेश्चन यहाँ पर है, यस सर, डन। सौमिल अग्रवाल हो गया? यस सर। डन सर। दिखता रहेगा यहाँ पर कौन कौन। सर डन। देवेश सर हो गया। हो गया। ये इमोजी वाला कौन है बेटा? क्विच ग्लोरी, क्विच ग्लोरी बेटा हो गया तुम्हारा? सर अप्रॉक्स 25 आया है। क्या बेटा क्या आ रहा है? 23 आ रहा है, 22.65 होगा। यस सर, आ रहा है। सर डन। सर डन। ओके सर जिसका हो जाए बोलते जाओ बेटा। हो गया सर, हो गया। जिसका होता जाए बोलते जाओ। सर हो गया। डन सर। डन सर। सर डन। बोलते जाओ, सबका आंसर नहीं आया अभी तक। डन सर। हाँ सर डन। गुड। डन सर। सबका हो गया बेटा? स्क्रीन तो दिख रहा है ना सबको? यस सर। यस सर, विजिबल है। वापस लगा दे रहा हूँ स्क्रीन पे, यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट, इसको मुझे सॉल्व करने की जरूरत तो नहीं है ना बेटा? एक क्वेश्चन और है इससे रिलेटेड, उसको भी देख लेते हैं। सर जैसे इस क्वेश्चन में वैल्यूज दी हुई थी, वैसे हर क्वेश्चन में दी जाती है क्या बेटा? सर? जैसे इस क्वेश्चन में तो वैल्यूज दी हुई थी, हाँ, तो सर वैसे और कभी कभी दिया रहेगा, कभी कभी नहीं दिया रहेगा, है ना। हम लोगों को प्रिपेयर रहना चाहिए बेटा दोनों के लिए। ओके सर। तो ये बेटा होमवर्क है तुम लोगों के लिए, इस क्वेश्चन को नोट कर लो, घर से ट्राई करना। द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग 50% ऑफ एक्स एंड 50%। अच्छा, ये अभी पढ़ाया नहीं है बेटा, इसको पढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी ये हुआ नहीं, इसको नहीं कर पाओगे तुम, पहले हम लोग देख लेते हैं, इसके बाद ठीक है बेटा, इसको पहले हम लोग देख लेते हैं। ओके, तो आगे हम लोग पढ़ना बेटा इंपेरिकल फार्मूला, इंपेरिकल फार्मूला एंड परसेंट फार्मूला, सॉरी मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो हम लोग देख रहे थे बेटा इंपेरिकल फार्मूला क्या होता है ना, और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। लिखोगे टाइप्स ऑफ फार्मूला।
टाइप्स ऑफ फार्मूला, उसमें जो फर्स्ट फार्मूला है ना, उसमें लिखोगे मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो यहाँ पे लिखोगे बेटा मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड इज, मैं ब्लू पेन से लिख रहा हूँ, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड इज, of a compound is one which express as the actual number ये लिखा है, number of each element present in the molecule, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो बेंजीन है ना बेटा, बेंजीन, तो बेंजीन तुम लोगों ने नाम सुना होगा बेंजीन का, तो बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो होता है C6H6। तो 6 कार्बन एटम है और 6 हाइड्रोजन का एलिमेंट है, ठीक है। जितने कार्बन एक मॉलिक्यूल में तो पूरा का पूरा टोटल लिखा जाता है, जितने हाइड्रोजन होते हैं पूरा का पूरा टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी लिखा जाता है, ठीक है। तो ये होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं बेटा यहाँ तक? ओके, फिर जो सेकंड है एम्पिरिकल फार्मूला। तो सेकंड पढ़ेंगे बेटा एम्पिरिकल फार्मूला कि ये एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, ठीक है। एम्पिरिकल फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला, तो यहाँ लिखोगे इट रिप्रेजेंट्स the simplest relative number of whole number ratio, simplest relative whole number ratio, whole number ratio of atom of each element present in the molecule, of the substance ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बेंजीन, जो बेंजीन है, बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला बेटा तुम्हें लिखा था C6H6,
तो अब जो इम्पेरिकल फार्मूला है, इम्पेरिकल फार्मूला में यहाँ पर सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, ठीक है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। तो अब यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन है, तो जो 6 कॉमन फैक्टर उसको निकाल दोगे तो क्या बचेगा, CH, है ना। तो यहाँ पर जो सिंपलेस्ट रेशियो है वो है 1:1। तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में 1:1 का रेशियो है, तो जो सिंपलेस्ट रेशियो का फार्मूला होगा उसको तुम बोलोगे इंपेरिकल फार्मूला। तो जो इंपेरिकल फार्मूला है यहाँ पर बेंजीन का कितना हो जाएगा बेटा, CH हो जाएगा, है ना। उसी तरह से अगर बोला जाए, है ना, व्हाट इज इंपेरिकल फार्मूला ऑफ मीथेन, सॉरी मीथेन इथेन बोल देते हैं, ठीक है, इथेन, इथेन, इंपेरिकल फार्मूला ऑफ इथेन। तो इथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है बेटा, तुम्हें मालूम है, C2H6 होता है ना। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन नाम सुना होगा। इंपेरिकल फार्मूला क्या होगा इथेन का? तो यहाँ पर जो रेशियो है वो है 2:6 का, मतलब 2:6 से करोगे जो सिंप्लीफाई करोगे 1:3, 1:3 रेशियो में है। तो ये हो जाएगा C, एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन का CH3, है ना। तो जो इथेन है, इथेन का इंपेरिकल फार्मूला हो जाएगा CH3, ठीक है। यस सर। तो ये होगा तुम्हारा इंपेरिकल फार्मूला। तो इंपेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला में एक रिलेशन होता है, ठीक है। रिलेशन क्या होता है बेटा, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू, है ना, जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू द n मल्टीप्लाइड बाई empirical formula, n multiplied by empirical formula, ठीक है। तो ये हो जाए तुम्हारा मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो n क्या है बेटा, ये होल नंबर है, जिस होल नंबर को तुमने अलग कैसे, यहाँ पर जो कॉमन फैक्टर आ रहा है इथेन में वो था 2, है ना। देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से 2 बाइसेस तुमने किया था, मतलब यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर 2 आ रहा है यहाँ पर, है ना। तो जो 2 तुमने है बेटा निकाल कर अलग किया जिसको 2 को, है ना, तो वो होता है बेटा n फैक्टर, जो होल नंबर है यहाँ पे, जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर। जैसे C6H6 था तो बेंजीन का इंपेरिकल फार्मूला CH हो गया, ठीक है। तो 6 से तुम मल्टीप्लाई कर दोगे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा। जैसे अगर तुम बेंजीन की बात करते हो, बेंजीन, ठीक है, तो बेंजीन में जो n है, n क्या होगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर, मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H6, है ना। और जो इंपेरिकल फार्मूला था वो CH था, तो किससे मल्टीप्लाई किया बेटा, 6 से, ठीक है, मतलब 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन होगा। तो C6H6 तुम्हारा क्या हो जाएगा, इंपेरिकल फार्मूला। समझ में आ रहा है बेटा इसका मतलब? यस सर। सर n का मतलब एक और बार बता दीजिए। n का मतलब ये जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर, जो कॉमन फैक्टर है, अगर तुम मॉलिक्यूलर फार्मूला इंपेरिकल फार्मूला देखोगे, जो डिफरेंस है वो होल नंबर का डिफरेंस है। तुमने यहाँ पर बेंजीन का एग्जांपल लिया, बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है ना, जो बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है ये है तुम्हारा C6H6 बेंजीन, ठीक है। और यहाँ पर जो बेटा है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर इंपेरिकल फार्मूला है CH, ठीक है, बेंजीन का इंपेरिकल फार्मूला CH है। तो यहाँ पर कार्बन में कितना का डिफरेंस है, 6 का, हाइड्रोजन में कितने का डिफरेंस है, 6 का, है ना। तो जो कॉमन फैक्टर आ रहा है, जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, जो रेशियो है, उसे तुम यहाँ लिखते हो, ठीक है, जो n वैल्यू है। n वैल्यू को कैलकुलेट करने का दूसरा भी मेथड है, जो n वैल्यू है उसको कैलकुलेट करने के लिए एक और मेथड है। जो n है, n इज इक्वल टू, सॉरी, n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला मास, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास डिवाइड बाई empirical formula mass, empirical formula mass, ठीक है। तो अब यहाँ बेटा जो मॉलिक्यूलर फार्मूला मास है, मतलब जो मॉलिक्यूलर फार्मूला मास ये है ना, उसको लिखोगे
जो बेंजीन है, बेंजीन में कार्बन 12 मल्टीप्लाइड बाई 6 प्लस हाइड्रोजन देखो यहाँ पर हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 मल्टीप्लाई 6 हाइड्रोजन है डिवाइड बाई इंपेरिकल फार्मूला है ना, तो इंपेरिकल फार्मूला देखो यहाँ पर है, ठीक है, जो इंपेरिकल फार्मूला CH है ना, उसको देखो, ठीक है। तो इंपेरिकल फार्मूला CH हो गया, CH मतलब एक कार्बन हो गया प्लस 1 हाइड्रोजन। तो इसको देखोगे तो ऊपर जब तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 72 प्लस 6 78 हो जाएगा, 78 डिवाइड बाई 12 प्लस 1 13 हो जाएगा, ठीक है। तो 13 6 हो जाएगा 78, तो ये 6 आ जा रहा है। तो यहाँ पे जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो n फैक्टर n वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा, जो n वैल्यू है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से निकालोगे इस फार्मूला से, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास डिवाइड बाय इंपेरिकल फार्मूला मास, तो यहाँ से n का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। इससे कोई डाउट है बेटा? नो सर। यस सर। कोई डाउट नहीं है ना? सर पूछो। सर अगर जैसे किसी कंपाउंड में n कॉमन ना हो तो then क्या आएगा? क्वेश्चन बेटा आवाज क्लियर नहीं है, थोड़ा सा आवाज को थोड़ा लाउडली बोलो। सर अगर मेरा स्पीकर थोड़ा सा किसी कंपाउंड में हाँ? ऐसा हो कि C5 and H7, सर तो उसमें तो कोई कॉमन नहीं है 5 और 7। हाँ, अगर मान लो कोई कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा, मान लो इस तरह से कोई मॉलिक्यूल इस तरह दे दिया जाए, ठीक है, समझ गया क्वेश्चन तुम्हारा। तो जैसे यहाँ पर एक मॉलिक्यूल दे दिया गया K2Cr2 ठीक है, K2Cr2O7 ये दे दिया है, कोई क्वेश्चन है यहाँ पर दे दिया गया। तो अब ये देखो बेटा, यहाँ पर ये मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला वही तुम्हारा इंपेरिकल फार्मूला भी है, सर तो n1 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर जो n का फैक्टर है, n वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया बेटा सबको? यस सर। यस सर। ओके, यस सर। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। एक्चुअली तुम लोगों का कुछ डाउट क्लियर करना था ना, मैं भूल ही गया। सर डीपीपी और लास्ट होमवर्क। सर यहाँ पर जो डीपीपी दिया गया था, डीपीपी में यस सर डीपीपी में है। एक मिनट पहले मैं डीपीपी सॉल्व कर दूं। होमवर्क क्या दिया गया था? यस सर। होमवर्क क्या था बेटा? सर जो आपने सर, दो होमवर्क में क्वेश्चन दिए थे सर, वो करा दो एक बारी। व्हाट इज द चार्ज ऑफ 96 AMU ऑफ H2 माइनस, है ना? ये था ना? यस सर। यस सर। ये क्वेश्चन तो मैंने यहाँ पर राइट डाउन नहीं किया है, पता नहीं तुम लोगों को दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया है व्हाट इज द चार्ज ऑफ 96 AMU ऑफ H2 माइनस, ठीक है। होमवर्क यहाँ पर चार्ज, तुम लोग पहले बोल रहे थे कि हो गया सर ये हो गया, चार्ज हो गया। सही बात, आंसर डिस्कस कर लीजिए बस। आंसर मैच करवाना था सर। सब आंसर मैच करना है बस। आंसर यहाँ पर कितना है तुम लोगों का? सर 9.6 सर 9.6 in 10 power minus 19। 9.6 कूलम। -19 कूलम। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। और सर नेक्स्ट वाले यहाँ पर चार्ज 96 AMU ऑफ H2 माइनस, ठीक है। तो अब देखो बेटा 96 AMU बोला गया है और सल्फर दिया गया है, तो इसका नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू यहाँ पर जो मास दिया गया गिवन मास डिवाइड बाई, है ना, एटॉमिक मास। तो यहाँ पर 96 डिवाइड बाई कितना, बट सल्फर यहाँ 32 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 आ जा रहा है, मतलब यहाँ पर 3 एटम होगा, 3 एटम, 3 यहाँ पर आयन है, 3 आयन होगा, 3 आयन ऑफ H2 माइनस, ठीक है। कितना है बेटा? H2 माइनस के 3 आयन है यहाँ पर, ठीक है। 96 मतलब 3 आयन ऑफ H2 माइनस। इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कितना चार्ज होगा? तो चार्ज इज इक्वल टू, मतलब एक सल्फर पर कितना चार्ज बेटा? 2 अनायन, 2 चार्ज बेटा, 2 नेगेटिव चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन का,
यहाँ पर कितने सल्फर है? 3। देखो यहाँ पर आंसर में आया 3। 3 सल्फर है, तो यहाँ पर 3 चार्ज होगा, तो 3 को यहाँ ले दिया। अब एक सल्फर का कितना चार्ज है? देखो सल्फर में 1.6 जो सल्फर है, सल्फर पर 2 चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो जो 6 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज उसका वैल्यू कितना होगा? तो 6 से मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। 1.6 into 10⁻19 -19 कूलम। 10 1.6 into 10⁻⁻9 कूलम, ये होता है 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो सॉल्व करो, आंसर जाएगा 9.6, है ना, into 10⁻⁻19 कूलम। ये हो गया सबका? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसके बाद। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 9.5 ग्राम ऑफ CO4। 5 टाइम्स Avogadro नंबर। 5 टाइम्स कितना आंसर आ रहा है बेटा? सर 5 टाइम्स Avogadro नंबर। क्वेश्चन 14 में आंसर कितना आ रहा है? 5 है ने कितना आ रहा है आंसर? 5 टाइम्स Avogadro नंबर। 5 टाइम्स Avogadro मतलब बी पार्ट आ रहा है तुम लोगों का। 5 टाइम्स Avogadro नंबर। यस सर। 5 एन। ठीक है, देखते हैं, ट्राई करते हैं, देखते कितना होता है बेटा। तो आंसर कितना आ रहा है देख लेते हैं यहाँ पर। उसके बाद कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 9.5 ग्राम ऑफ PO4। ठीक है, तो यहाँ पर ग्राम दिया है, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लोगे, तो नंबर ऑफ मोल्स इस तरह से क्वेश्चन के दूसरे से ये भी करना है, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ 0.1 आ जाएगा सर। तो ये हो जाएगा 9.5 डिवाइड बाई PO4 का एटॉमिक मास कितना होगा बेटा? मोलर मास सर 95 ये जरा 0.1 मोल। ठीक है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल कितना है? PO4 3 माइनस होगा, PO4 3 माइनस, तो नंबर ऑफ पार्टिकल निकाला, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय Avogadro's नंबर। ठीक है, इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर आएगा 0.1 मल्टीप्लाइड बाय Avogadro's नंबर, है ना। तो इतने PO4 3 माइनस है। अब तुम्हें यहाँ निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ PO4 3 माइनस मल्टीप्लाइड बाई एक फास्फेट आयन पर। ठीक है, जो एक यहाँ फास्फीन है। ठीक है, ये जो है PO4 है, एक PO4 3 माइनस पर 3 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, नंबर ऑफ फास्फेट आयन मल्टीप्लाइड बाई 3, तो नंबर ऑफ फास्फेट आयन तुमने 0.1 निकाल लिया है। ठीक है, 0.1 एन निकाल लिया बेटा, मल्टीप्लाइड बाई एक फास्फेट आयन पर चार्ज कितना बेटा? -3। कुछ गड़बड़ हो गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 9.5 इलेक्ट्रॉन पूछ रहे हो? इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है यहाँ पर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक फास्फेट आयन पर नंबर ऑफ फास्फेट मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 PO4 3 माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर जो फास्फेट आयन है उसका उसमें कितने इलेक्ट्रॉन वो निकालना है। ठीक है, तो नंबर ऑफ फास्फेट आयन तुमने निकाल लिया 0.1 Na, ये आ गया, मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फास्फेट आयन। तो फास्फोरस में कितने इलेक्ट्रॉन होगा बेटा? एक फास्फोरस में सब 47, तो प्लस 3 चार्ज है। तो हाँ, तो यहाँ टोटल इलेक्ट्रॉन 47 होगा। फास्फेट कितना 47 प्लस 3 47 प्लस 3 so 50 हो जाएंगे टोटल। 50 है सर। यहाँ पर 47 फास्फोरस कितना है सबको बताओ। सो फास्फोरस में 15, फास्फोरस का 15 होता है, तो यहाँ तुमने 50 लगे, एक फास्फोरस का 15 हो गया प्लस। ठीक है, ऑक्सीजन पर कितना होता है बेटा? 8 होता है ऑक्सीजन में, 8 मल्टीप्लाइड बाई 3, और यहाँ पर 8 मल्टीप्लाई 4 प्लस 3
यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है, +3 कर दोगे, 3 इलेक्ट्रॉन तुमने आउटसाइड से लिया है, ठीक है, तो उसको ऐड कर दिया, 0.1 Na मल्टीप्लाइड बाई, ये कितना हो रहा है 15, तो कितना आ रहा है यहाँ पर, क्या है? यस सर 50। यस सर 50 आ रहा है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करके लिख दोगे टोटल आंसर, तो यहाँ पर आ जा रहा है 5 Na, 5 टाइम्स Na। 5 Na आ जाएगा। ये तुम्हारा आंसर है, आंसर हो जाएगा बी। यस सर, यस ठीक है, बी पार्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्लास में कोई क्वेश्चन डिस्कस नहीं हो पाया, तो तुम लोगों ने बेटा डीबीपी सॉल्व किया था? यस सर किया था, 1920 ही आया। यस सर कर लिया। डीबीपी सॉल्व नहीं किया? सर किया है। किया है ना? तो नेक्स्ट क्लास में उसको Yes, sir. जो लोग डिस्कस बेटा जो लोग नहीं किए हैं नेक्स्ट क्लास में करके आएंगे। नेक्स्ट क्लास में जितना भी क्वेश्चन, जितना भी डाउट है ना डीपीपी का, उसको मैं क्लियर करूंगा, ठीक है? तो पहले मैं डाउट क्लियर करूंगा, उसके बाद और सारा जो भी क्वेश्चन है उसके बाद में करूंगा। तो पहले जो है डाउट है, जो डाउट है डाउट को क्लियर किया जाएगा, ठीक है? यस ओके सर। ओके सर। ओके सर। ओके बाय बेटा। गुड इवनिंग सर। बाय सर। गुड इवनिंग सर। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग।